हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए योगिनी की कहानी का तीसरा भाग और आखिरी भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको ये आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह से योगिनी आज़ाद हो गई और उसने पुरातत्व विभाग से आए हुए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मार डाला। अब आइए जानते हैं कि आगे और क्या क्या प्रलय आएगी और क्या होगा। क्या कोई योगिनी को रोक पाएगा या वो इसी तरह से प्रचंड तांडव करके लोगों का रक्तपात करती रहेगी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। प्रसिद्धि पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उसे अच्छे बुरे की परवाह नहीं रहती, उसे तो बस प्रसिद्धि की चाहत होती है। लेकिन यश पाने के लिए उठाए गए गलत कदम उस इंसान को तबाह कर डालते हैं। शायद ऐसा ही कुछ समीर ने भी किया था। उसे प्रसिद्धि तो मिली, परंतु वो उस श्राप का भागीदार भी हो गया जो किसी समय में सैकड़ों प्राणों की आहुति ले चुका था। इतनी जल्दी प्रसिद्धि होने के कारण समीर और उसके दोस्तों का रुतबा उसके कॉलेज में भी ऊंचा हो गया। अब वो लोग कॉलेज में पढ़ने वाले कोई साधारण से स्टूडेंट नहीं रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था सिवाय श्रुति को छोड़कर। पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता था, परंतु अब उसे खुली आंखों से भी सपने आते। कभी उसे लगता कि वो राजगढ़ के उन खंडहरों में बैठी है, कभी लगता जैसे जंगल में चल रही है। जब भी वो पढ़ने बैठती उसे ये दृश्य फिर से दिखाई देने लगते। उसकी धड़कनें तेज हो जाती, सिर चकराने लगता, गला मानो प्यास से तड़प उठता। वो सिर पकड़कर बैठ जाती। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब वो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी। हे श्रुति! श्रुति एक दिन कॉलेज में कैंपस में बैठी थी। उसने देखा कि सामने विशाल खड़ा है। हेलो विशाल, आओ बैठो, हल्की सी मुस्कुराते हुए श्रुति ने कहा। विशाल उसके पास बैठ गया। क्या बात है, आजकल कुछ परेशान परेशान सी रहती है? नहीं, कुछ नहीं। श्रुति ज़बरदस्ती हंसी। विशाल को कुछ कुछ समझ आया। देख श्रुति, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अब तुझे जो परेशानी है मुझे खुलकर बता। श्रुति के लाल आंखें और उसके नीचे बने डार्क सर्कल साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो कई रातों से सो नहीं पाई है। उसका मुंह उतर गया। यार, अगर मैं तुझे अपनी परेशानी बताऊंगी तो तू मुझे पागल समझेगा। श्रुति हिचकिचाई। कम ऑन यार, तू पहले बता तो। दरअसल पिछले कई दिनों से श्रुति ने सिलसिलेवार सारी बात विशाल को बताई। मुझे लगता है कि ये सब तेरी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। तू खुद को पीछे हुई घटनाओं से उबार नहीं पा रही है, जिसकी वजह से तुझे ये हेलुसिनेशन आते हैं। मेरी बात मान, किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से मिला। चल छोड़ यार, तू मुझे ये बता, आजकल समीर कहाँ है? ओ समीर, वो जनाब तो आजकल हवा में रहते हैं। इतनी शोहरत जो कमा ली। नेहा भी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे लगी रहती है। शिखा का तो कहना ही क्या, वो तो राहुल के प्यार में बावरी हुई फिरती है। अब बचे हम दोनों, निठल्ले के निठल्ले। विशाल जोर से हंसा। उसे सामने से भी हंसी की उम्मीद थी, लेकिन गहरी शांति के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। उसने श्रुति की ओर देखा। श्रुति नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। उसने हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। श्रुति, आर यू ओके? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस कांपे जा रही थी। श्रुति! विशाल ने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा। श्रुति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके कंधे से हाथ हटाकर वो पीछे हट गया। श्रुति की आंखें हरी हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो उनमें हरी आग की लपटें उठ रही हो। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है विशाल। क्या दिखा तुम्हें? कोई रेलवे स्टेशन है शायद। हाँ, भोपाल जंक्शन। मुझे लग रहा है जैसे मैं जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर चल रही हूँ। ओह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल वो दृश्य उसके दिमाग से ओझल हो गया। विशाल ने देखा कि श्रुति की आंखें अब ठीक थी। वो हाँफ रही थी और पसीने की चमकीली बूंदें उसके चेहरे से नीचे ढल रही थी। वो उसके थोड़ा पास आया। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसी शाम भोपाल जंक्शन पर
हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। प्लेटफॉर्म पर भोपाल से लखनऊ जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। गरम समोसे और चाय की चुस्कियाँ माहौल में गर्माहट ला रहे थे, लेकिन इस गर्माहट से परे ट्रेन के एक डिब्बे में खुश्क ठंड थी। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंड का होना बड़ी विचित्र बात थी। डिब्बे में ही खिड़की के पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। डिब्बे में पसरी ऐसी ठंड की उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। दोनों हाथों से वे अपनी बाजुएं रगड़कर किसी तरह अपने आप को गर्म कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है? सज्जन ने अपने सामने बैठी महिला से पूछा। वो महिला खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने बिना किसी भाव से सज्जन की ओर देखा और वापस खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। सज्जन ने उसकी अरुचि को समझते हुए आगे कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। हेलो नेहा। श्रुति सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ी थी। उसकी दोस्त नेहा एक हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल उसके घर से कुछ दूरी पर ही था। हाँ श्रुति बोल, कॉलेज कब आ रही है? मुझे टाइम लगेगा, तो मेरा इंतज़ार ना करना। चल बाय। श्रुति कॉलेज की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से निकल पड़ी। रास्ते में अचानक वो किसी औरत से टकराई। ये वही औरत थी जो भोपाल जंक्शन पर खड़ी ट्रेन के उस डिब्बे में बैठी थी। ओह सॉरी सॉरी। श्रुति ने खुद को संभाला। औरत ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। श्रुति भी चलने लगी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसने उस औरत को कहीं और देखा है। उसका चेहरा बड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं। वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। श्रुति ने चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो चुपचाप कॉलेज आ गई। वहाँ उसे विशाल और शिखा मिले। आज नेहा नहीं आई? शिखा ने पूछा। बोल रही थी टाइम लगेगा, मेरा इंतज़ार मत करना। श्रुति आगे कुछ बोल पाती इससे पहले उसका सिर चकराने लगा। वो गिरती गिरती बची। विशाल ने किसी तरह उसे संभाला। श्रुति क्या हुआ? शिखा ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। ले पानी पी। श्रुति को दृश्य फिर से दिखने लगे। अब की बार उसे जानी पहचानी जगह दिखाई दे रही थी। उसे वो गली दिखाई दी जो उसके घर के पास से गुजरती है। वो नेहा के हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। नेहा, हॉस्टल। श्रुति अपने आधे होशो हवास में धीमे धीमे बुदबुदाने लगी। विशाल और शिखा एक दूसरे को ताकने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी श्रुति को ऐसा मंजर दिखा जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके लिए इससे भयावह और कुछ नहीं हो सकता था। वो होश में आई और अचानक चीख उठी। कुछ ही पल बाद उसकी चीख रुदन में बदल गई। विशाल और शिखा उछल पड़े। उन्होंने किसी तरह श्रुति को संभाला। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले श्रुति उठ के वहाँ से भाग चली। वे भी उसके पीछे दौड़े। श्रुति सुनो तो, श्रुति रुको। वो किसी बददिमाग इंसान की तरह भागे ही जा रही थी। विशाल ने किसी तरह भागकर उसे दबोचा। विशाल मुझे जाने दो। वो रो रही थी। श्रुति श्रुति, विशाल चिल्लाया। वो शांत हो गई। बात तो बताओ, आखिर क्या हुआ है? क्या देखा तुमने? शिखा उनके पास पहुंची। विशाल, वो वहाँ नेहा। श्रुति के आंसुओं का बांध फिर से टूट गया। वो दोबारा रोने लगी। तुम यहीं शिखा के पास रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। विशाल अपनी कार की तरफ भागा। कार में बैठकर तीनों नेहा के हॉस्टल की तरफ चल पड़े। शिखा बार बार नेहा को कॉल कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। श्रुति किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर बैठी थी। उसने बाहर नजर डाली। सड़क के एक कोने पर वही औरत खड़ी थी जिससे आज श्रुति टकराई थी। वो उसी की तरफ देख रही थी। श्रुति अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटने लगी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो भभक कर पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये ज़रूर उसका भ्रम होगा, लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं है कि उसे दो दो बार भ्रम हो। वो औरत जो उसे दिखी थी आर्कियोलॉजिस्ट रमा थी। हाँ, उसने रमा को ही देखा था, लेकिन ये नामुमकिन है। रमा तो कब की। श्रुति की आंखें फैल गई। उसका शरीर कांपने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही देर में उनकी कार नेहा के हॉस्टल के सामने आकर रुकी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने हॉस्टल की वार्डन से अपनी दोस्त के बारे में पूछा। वो बोली, नेहा आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, लेकिन एक औरत आई थी, वो नेहा के बारे में पूछ रही थी। श्रुति कांपने लगी। तीनों लोग कमरे की तरफ बढ़ चले। श्रुति के पाँव में मानो किसी ने पत्थर बांध दिए हो। वो किसी तरह नेहा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। काश ये सच ना हो। श्रुति के दिमाग में जैसे जैसे शक बढ़ रहा था, वो अधीर हो रही थी।
शिखा और विशाल नेहा के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। विशाल ने दरवाज़ा खटखटाया और नेहा को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। श्रुति अब पूरी तरह बेचैन हो उठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी पीठ दीवार से सटा ली। शिखा ने गौर किया कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर धकेला। दरवाज़ा खुलते ही शिखा की चीख निकल पड़ी। श्रुति को जिसका डर था शायद वही हुआ। वो दीवार से सटती हुई रोते रोते नीचे बैठ गई। विशाल का गला भी रुग्ध हो गया था। कमरे के अंदर नेहा की सूखी हुई लाश पड़ी थी। हॉस्टल के बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। पास में खड़ी पुलिस की गाड़ी का सायरन पूरे इलाके में गूंज रहा था। चारों तरफ खौफ और अफवाह की सुलगाहट लगी थी। समीर का रो रो कर बुरा हाल था। विशाल किसी तरह उसे संभाल रहा था। श्रुति उसी दीवार के पास बैठी थी। बिना किसी सुध-बुध के वो अपने में ही खोई हुई थी। शिखा उसके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। श्रुति जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। आखिर उसने सपने में खुद को नेहा को मारते हुए देखा था। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विवेक। मैं इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। शिखा ने अपना सिर उठाया। सामने एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। श्रुति तो मानो किसी दूसरी दुनिया में थी। उसे इंस्पेक्टर की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आप लोगों ने बॉडी को सबसे पहले देखा था? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, आप लोगों को हमारे साथ थाने में चलकर बयान दर्ज कराने होंगे। विशाल, श्रुति और शिखा थाने में दाखिल हुए। उनके घुसते ही लोग उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने ही खून किया हो। तीनों को उन लोगों की नज़रें चुभ रही थी। उन सभी को इंस्पेक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। टेबल के पास 3 कुर्सियां लगी थी। वे सभी कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर हाथ में रजिस्टर लेकर उनके सामने खड़ा था। तो शुरू से बताइए। शिखा ने रुंधे गले से बोलना शुरू किया। मैं, विशाल और श्रुति हम तीनों हॉस्टल गए। नेहा कॉलेज नहीं आई थी और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। हम जब उसके हॉस्टल गए और कमरे का दरवाज़ा खोला तो शिखा से रहा नहीं गया। वो फफक कर रो पड़ी। आप दोनों को कुछ बोलना है? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल की सहमी सी आवाज़ निकली। सर वो। हाँ बोलो। हमें लगता है कि नेहा को उस योगिनी ने। क्या बकवास है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट रमा के केस का भी इंचार्ज हूँ। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं मानता। इंस्पेक्टर विवेक कड़क रवैये से विशाल की बात बीच में काटकर बोले। विशाल ने चुप्पी साध ली। सभी लोग बाहर आए। श्रुति घर आई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे न भूख थी न प्यास। लगती भी कैसे? अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मौत का आघात जो उसे लगा था। ऊपर से दिखने वाले वे दृश्य उसके मन को अंदर से बुरी तरह कचोट रहे थे। वो लगभग पागल सी हो गई। अंधेरे कमरे के कोने में घुटनों में सिर देकर बैठी वो सुबक रही थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। मम्मी पापा ने खाने के लिए बहुत समझाया पर उसका जी निर्मोही हो चला। उसे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं रहा। सारी रात वो करवटें बदलती रही। उसका मन विचारों के झंझावातों के बीच बुरी तरह फंसा था। जब भी वो आंखें बंद करती उसे नेहा का पीतवर्ण चेहरा दिखाई देता। सुबह होते होते उसकी आंख लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर बालों को रबड़ से कसती वो इस सीढ़ियों से उतरी। अब वो कुछ ठीक लग रही थी। माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। अरे पर नाश्ता तो कर ले, कल से तूने कुछ नहीं खाया। माँ ने चिंता जाहिर की। मैं बाहर कुछ खा लूँगी। खूंटी पर टंगी स्कूटी की चाबी लेकर श्रुति बाहर चल दी। अरे पर सुन तो। माँ उसके पीछे पीछे गई। श्रुति ने स्कूटी स्टार्ट की और बाहर निकल दी। माँ चौखट में खड़े उसे जाते देखती रही। थाने में चहल पहल थी। कोई अपनी चोरी की एफआईआर लिखा रहा था तो किसी को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। सामने एक हवलदार रात की हैवी ड्यूटी करने के बाद सुस्ता रहा था। उसी समय श्रुति का थाने में आगमन हुआ। उसके साथ नेहा के हॉस्टल की वार्डन भी थी। वो हवलदार के पास पहुंची। क्या इंस्पेक्टर विवेक अंदर हैं? हवलदार मस्त गुनगुनी नींद में था। श्रुति ने झल्लाकर मेज पर हाथ पटका। एक्सक्यूज़ मी। हवलदार चौंक पड़ा। किसी तरह हड़बड़ाहट में अपने सिर की टोपी गिरने से बचाता हुआ वो उठा। श्रुति दोबारा बोली। हवलदार ने उनींदी आंखों और बाएं मुंह के साथ हाँ भर दी। वे दोनों अंदर चली गई। इंस्पेक्टर विवेक किसी केस की फाइल के पन्ने पलट रहे थे। ऐसे बिना बुलाए उसे श्रुति का आना अटपटा लगा। मुझे नेहा के केस में कुछ बताना है। हाँ बताओ। आप मानो या ना मानो,
इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो योगिनी है। इंस्पेक्टर के मुंह से ठंडी भाप निकली। उसने फाइल टेबल पर पटक कर खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया और बाहर झांकने लगा। मैंने कल भी तुमसे कहा था ये सब बकवास है। तो फिर राजगढ़ के जंगलों में उन आर्कियोलॉजिस्ट की मौत कैसे हुई? वो सब लालच के चक्कर में हुआ होगा। किसी ने कीमती मूर्ति पाने के लालच में उन्हें मार डाला। तो क्या मूर्ति चुराने वाले ने उनके शरीर से खून भी निकाल लिया? श्रुति की आवाज़ ऊंची उठी। वो कुछ आगे खिसक आई। इंस्पेक्टर सन्न सा खड़ा रहा। सचमुच श्रुति के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसका मुंह ताकता रह गया। श्रुति में हिम्मत का संचार हुआ। नेहा की मौत भी ठीक उसी तरह हुई है जैसे उन आर्कियोलॉजिस्ट की। क्या आपको अभी भी ये महज एक इत्तेफाक लगता है? उसने अपने पास खड़ी वार्डन की ओर इशारा किया। ये नेहा के हॉस्टल की वार्डन है। नेहा की मौत से पहले एक औरत उससे मिलने आई थी। इसने उसे देखा है। वो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर वार्डन पर तड़का। मैं बहुत डर गई थी सर। श्रुति बीच में बोल उठी। क्या आपके पास रमा की फ़ोटो है? हाँ। इंस्पेक्टर ने केस की फाइल से रमा की फ़ोटो निकाली। श्रुति ने फ़ोटो लेकर वार्डन की ओर किया। क्या यही वो औरत थी जो कल नेहा से मिलने आई थी? हाँ हाँ, यही औरत कल नेहा से मिलने आई थी। श्रुति ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर हैरानी भरे चेहरे के साथ उन्हें देख रहा था। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि इस केस को सामान्य समझने की भूल मत करिए। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। इंस्पेक्टर विवेक ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और 2-4 पानी के घूंट अपने गले से नीचे उतारे। तुम जा सकती हो। इंस्पेक्टर ने वार्डन की तरफ इशारा किया। श्रुति भी उसके साथ जाने लगी। श्रुति तुम रुको। वार्डन बाहर चली गई। टेबल पर बिखरे फाइलों के पन्नों में इंस्पेक्टर विवेक की उंगलियां कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दरअसल मुझे एक कड़ी मिली है जो रमा और नेहा के केस को आपस में लिंक करती है। कुछ देर बाद विवेक ने एक फाइल ढूंढ निकाली। ये रमा और उसके साथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रुति बड़े गौर से सुन रही थी। इंस्पेक्टर ने फाइल से एक फ़ोटो निकाली। ये देखो, चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब डेड बॉडीज़ की बाईं हथेली पर एक काला घाव है। इंस्पेक्टर ने श्रुति को फ़ोटो पकड़ाई। उसने फ़ोटो पर गौर किया। अचानक उसे लगा कि फ़ोटो में हाथ हिल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, फ़ोटो से हाथ निकला और उसने श्रुति का गला दबोच लिया। उसकी सांस अटक गई। जीभ बाहर आने लगी। उसने पूरे ज़ोर से हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? श्रुति! एक झटके के साथ श्रुति होश में आई। वो अपने हाथों से खुद का गला दबा रही थी। उसने फ़ोटो को वहीं पटक दिया और इंस्पेक्टर के हैरान परेशान चेहरे की परवाह न करते हुए वहाँ से भागी। समीर शोहरत पाकर बहुत खुश था, लेकिन नेहा की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पहले उसे योगिनी और उसकी श्रापित कथाएं मात्र एक मिथक लगती थी। दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए उसने एक कदम उठाया था। अब जब उस मनहूस साये ने उसकी प्रेमिका की जान ले ली तो उसे योगिनी पर पूरा विश्वास हो गया। उसे लगने लगा कि उसने खुद के साथ साथ अपने दोस्तों की जान भी खतरे में डाल दी। नेहा की मौत के बाद सबको लगने लग गया कि सचमुच समीर और उसके दोस्त श्रापित है। कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। क्या पता योगिनी उन्हें भी अपना शिकार बना ले। कुछ दिन बाद, बस बहुत हुआ शिखा, अब मैं बोल चुका। मैंने क्या किया है राहुल? शिखा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। राहुल गुस्से में था। वे दोनों कॉलेज के कैंपस में खड़े थे, तभी विशाल वहाँ से गुजरा। ये तुम क्या बोल रहे हो? शिखा की आवाज़ में रुआंसापन था। हाँ, सही बोल रहा हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर उस योगिनी का निवाला नहीं बनना चाहता। दफ़ा हो, डरपोक कहीं के। शिखा के पीछे से आवाज़ आई। पीछे विशाल खड़ा था। तूने शिखा से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाता। आइंदा शिखा को अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल। विशाल की आंखें लाल हो रही थी। राहुल को बहुत गुस्सा आया। सोचा एक घूंसा जमा दूं, लेकिन विशाल उससे 2 गुना लंबा चौड़ा नौजवान था। एक दाव में ही उसे पस्त कर देता। इसलिए उसने चुपचाप वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। विशाल शिखा के पास आया और उसे पास रखी कुर्सी पर बिठाया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विशाल ने पानी की बोतल उसकी तरफ की। उस कायर को जाने दो शिखा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी विशाल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे साथ ऐसा किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सच्चा प्यार मिल गया है।
बाद में पता चलता है कि ये बस एक वहम था। कभी कभी सच्चा प्यार आपके बहुत पास होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्या पता अगली बार तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए। इसीलिए खुश रहो और लो पानी पियो। विशाल ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। डॉक्टर निधि मेहरा का क्लिनिक। श्रुति एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। वो आज साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक निधि मेहरा के पास आई थी। निधि मेहरा उसके सामने रखी टेबल पर पड़े कागज़ पर कुछ लिख रही थी। कुछ पल बाद उसने पेन नीचे रखा और मुस्कुराकर श्रुति की तरफ देखा। तो शुरू से बताओ, कब से ये तुम्हारे साथ हो रहा है? श्रुति ने पूरी बात बताई, राजगढ़ के जंगलों से लेकर नेहा की मौत तक। डॉक्टर निधि ने बड़े ही गौर के साथ श्रुति की बात सुनी। अंत में गहरी सांस लेकर बोली, देखो श्रुति, मुझे लगता है कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से हुए हादसों से गहरा सदमा लगा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। इसी वजह से हमारे दिमाग को आघात पहुंचता है और वो उल्टे सीधे कल्पनाओं के जाल बुनने लगता है। डॉक्टर निधि ने उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। हो सके तो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चली जाओ। हवा पानी बदलने से तुम्हारे मन में उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे। तुम अच्छा महसूस करोगी। कुछ नींद की गोलियां लिख कर दे रही हूँ, सोने से पहले ले लेना, बेहतर नींद आएगी। श्रुति क्लिनिक से बाहर आ गई। उसके हाथ में दवाइयों की पर्ची थी। डॉक्टर निधि की बात से वो संतुष्ट नहीं हुई। जब आपको किसी की मौत दिखे तो वो मात्र एक कल्पना कैसे हो सकती है। अगली सुबह शिखा श्रुति के घर आई, पूछने की वो कॉलेज जा रही है या नहीं। श्रुति की माँ ने बताया कि वो ऊपर के कमरे में है। शिखा ने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी। दरवाज़ा खोला तो पाया कि श्रुति बाल सुखा रही है। शीशे में अपने पीछे शिखा को पाकर श्रुति मुड़ी। अरे शिखा, आओ ना। श्रुति पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है तेरा? मैं न जाने कब से फ़ोन ट्राई कर रही थी। अरे सॉरी यार, फ़ोन चार्जिंग में लगाकर ऑन करना भूल गई। खैर तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। रात को नींद भी अच्छी आई। अब जल्दी तैयार हो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। श्रुति जल्दी जल्दी बालों में कंघी करने लगी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या सचमुच राहुल ने? हाँ, उसने ब्रेकअप कर लिया। बोला योगिनी मुझे भी खा जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो। बुज़दिल कहीं का। वो और कुछ बोलता उससे पहले विशाल आ गया और उसने राहुल को दुत्कार कर भगा दिया। विशाल? श्रुति कंघी करते करते रुकी। उसने शिखा की ओर नज़रें घुमाई। उसने कुछ कहा नहीं तेरे से? नहीं, बस सहानुभूति जताई। ओह, क्यों? उसे कुछ कहना था क्या? श्रुति ने रबर बैंड से अपने बाल कसे, शिखा को आराम से बेड पर बिठाया और बोली, जब तक राहुल तेरी जिंदगी में था मैं तुझसे ये नहीं कह सकती थी। अब सब कुछ साफ है। विशाल तुझसे प्यार करता है। क्या? शिखा चौंक पड़ी। उसने मुझे बताया था जिस दिन वो तुझसे अपने दिल की बात कहने वाला था, ठीक उसी दिन राहुल ने तुझे प्रपोज कर दिया और वो बेचारा बात को अपने मन में दबाकर रह गया। शिखा चुप हो गई। उससे कुछ बोला नहीं गया, गला जैसे रूंध गया हो। दोनों दोस्त स्कूटी पर बैठकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। शिखा श्रुति के पीछे बैठी थी। बार बार उसे विशाल की वो बात याद आ रही थी। कभी कभी सच्चा प्यार आपके बहुत पास होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। श्रुति और शिखा कॉलेज पहुँचे। कॉलेज आते ही शिखा की धड़कनें तेज होने लगी, शायद विशाल से मिलने के ख्याल से। वो पहले भी विशाल से मिलती रही है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी विशाल उनके पास आ पहुंचा। कैसी हो श्रुति? विशाल ने शिखा की ओर देखा। जैसे दोनों की नज़रें मिली, शिखा ने आंखें फेर ली। वो नज़रें चुराने लगी। इसे क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। श्रुति की मुस्कान गालों तक फैल गई। क्या मतलब? मतलब वही जो तू इतने दिनों से इसे बताने से कतरा रहा था। विशाल स्तब्ध खड़ा हो गया। शिखा हिम्मत करके थोड़ी आगे आई और उसने विशाल से नज़रें मिलाकर कहा, तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे। कैसे बताता? राहुल पहले ही तुम्हारे लाइफ में आ चुका था। श्रुति बीच में बोल पड़ी। भाई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज खुशी का दिन आया है, लिखो नई प्रेम कहानी। और हाँ, मुझे पार्टी देना मत भूलना। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे यार, ये समीर का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? श्रुति बार बार उसे कॉल कर रही थी। नेहा की मौत के बाद उसने सबसे दूरी बना ली है। मैं
उसके रूम पर भी गया था, पर वहाँ ताला लगा था। क्या पता वो वापस भोपाल चला गया हो। नहीं, मैंने उसके घर भी फ़ोन किया था। उसकी माँ ने बताया कि वो घर नहीं आया है। तीनों दोस्त समीर के बारे में चिंतित लग रहे थे। राजगढ़। गोपाल काका अपने घर के बाहर बैठे चारपाई बुन रहे थे। कंधों पर बैग लटकाए एक नौजवान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो समीर था। गोपाल काका को उसके आने का कारण मालूम पड़ चुका था। हमने उस दिन तुमको चिताया था बिटवा, देख लिया ना परिणाम। समीर की आंखों में आंसू थे। वो सिसकते हुए गोपाल काका के पास घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो काका, मैं बहक चुका था। अपनी प्रेमिका की मृत देह मैं आंखों के सामने देख चुका हूँ। अब मेरे दोस्तों का ये हाल होते हुए मैं नहीं देख सकता। गोपाल काका चारपाई के बुनते तारे छोड़कर उठे और समीर को ज़मीन से उठाया। खैर, होनी को कौन टाल सकता है बिटवा। यही जानने आए हो ना कि उस दुर्दांत योगिनी को कैसे रोका जाए। हाँ काका, तो सुनो, उसे रोकने का उपाय सिर्फ वाकाटकी तांत्रिक ही बता सकते हैं। पहले के समय में वे लोग बंग देश यानी कि बंगाल में रहते थे। अब सुनने में आया है कि वे गंगटोक या कहीं पहाड़ों में मठ बनाकर रहते हैं। जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की कोशिश करो। एक बात और बिटवा, योगिनी तभी हमला करेगी जब तुम किसी सुनसान जगह पर अकेले रहोगे। इसीलिए कभी अकेले मत रहना। रात के 10:30 बजे शिखा का घर। ठीक है मम्मी, समझ गई। क्या यार मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। चलो बाय। शिखा ने फ़ोन रखा। उसके माँ पापा किसी काम से बाहर गए थे। वो घर पर अकेली थी। चलो कोई मूवी ही देख लूँ, नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली, शिखा ने अपने मन में सोचा। टीवी ऑन करके वो सोफे पर लंबी लेट गई। श्रुति अपने बिस्तर पर बेचैनी भरी करवटें बदल रही थी। उसका चेहरा पसीने पसीने हो चुका था। अचानक वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें पन्ने की तरह दमकने लगी। उसने पाया कि वो शिखा के घर के सामने खड़ी थी, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी। शिखा टीवी देखने में मगन थी। उसे घर की डोरबेल सुनाई दी। इतनी रात को कौन आया होगा। उसने टीवी ऑफ किया। डोरबेल दोबारा बजी। सचमुच कोई बाहर खड़ा था। कौन? शिखा सहमी सहमी सी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। श्रुति की आंखें अब ठीक हो गई। शिखा, अरे नहीं। श्रुति हड़बड़ा कर उठी और कांपते हाथों से शिखा को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। देर न करते उसने विशाल को फ़ोन किया। हेलो विशाल, जल्द से जल्द शिखा के घर पहुंच। क्यों, क्या हुआ? सवाल मत कर, जल्दी आ। श्रुति का घर शिखा के घर से ज़्यादा नज़दीक था। वो तुरंत शिखा के घर की तरफ स्कूटी लेकर निकल पड़ी। शिखा ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसने लपक कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने कुछ सुना, टीवी की आवाज़। टीवी तो वो ऑफ करके आई थी। वो डरते हुए आगे बढ़ी। टीवी सच में चल रहा था। और ये क्या, सोफे पर कोई बैठा था। शिखा का कलेजा मुंह को आने लगा। किसी तरह हिम्मत करके उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाया। उस साये का चेहरा शिखा की तरफ मुड़ा। वो डर से कांपने लगी। सोफे पर कोई और नहीं, नेहा बैठी थी। सोफे से उठकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा! शिखा अपने कदम पीछे हटाने लगी। इससे पहले कुछ होता, शिखा भागी और कमरे में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। हे भगवान, क्या विपत्ति है। फ़ोन, विशाल को फ़ोन करती हूँ। उसने चारों तरफ फ़ोन टटोला। दुर्भाग्य, उसका फ़ोन वो सोफे पर भूल गई थी। वो कुछ और सोचती, एक अदृश्य ताकत ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और शिखा को बालों से पकड़कर घसीटने लगी। शिखा चीख रही थी। कुछ पलों में उसने पाया कि वो वापस सोफे के पास आ गई है। उसे अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। यही अंत है, वो बड़बड़ाई। नेहा की शक्ल का वो साया शिखा के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि नेहा की शक्ल आहिस्ते आहिस्ते डरावनी होती जा रही थी। कुछ पल बाद वो 3 सिर और 4 हाथों वाली निशाचर में बदल गई। श्रुति जैसे तैसे स्कूटी खड़ी करके शिखा के घर के अंदर भागी। उसने फट से दरवाज़ा खोला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीचे शिखा की लाश पड़ी थी और सामने वो भयानक जीव खड़ा था। श्रुति कुछ समझती इससे पहले उसकी सांसें फूलने लगी। आंखें हरी हो गई। वो अचंभित हो गई जब उसने देखा कि वो खुद को अपने सामने खड़ा देख रही है। श्रुति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो जीव श्रुति के पास आया। उसने अच्छी तरह से श्रुति को देखा।
अपने लंबे नाखून वाली उंगलियों से जब उसने श्रुति की जुल्फें उठाकर कान के पीछे करी तो पाया कि कान के पास एक निशान बना था। उस निशान को देखकर योगिनी ऊपर मुंह करके जोर से चिंघाड़ी और कुछ ही पलों में ओझल हो गई। विशाल वहां पहुंच चुका था। योगिनी की चिंगाड़ सुनकर आसपास के लोग जाग चुके थे। विशाल दौड़कर बेहोश पड़ी श्रुति के पास गया और उसे होश में लाया। श्रुति, शिखा कहाँ है? विशाल, वो श्रुति आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने उंगली से घर के अंदर इशारा किया। विशाल अंदर गया। अंदर का दृश्य देखते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन डगमगा गई। वो वहीं गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद विशाल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो अब एक पल भी इस मनहूस जगह पर नहीं बिताना चाहता था। अपना सामान पैक करके वो जयपुर चला गया। उधर राजगढ़ से वापस आकर समीर ने श्रुति को सारी बात बताई। दोनों ने उत्तर की ओर जाकर वाकाटकी तांत्रिकों का मठ खोजने का निश्चय किया। लखनऊ का सिटी हॉस्पिटल। पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में पोस्टमार्टम फाइल है। वो उसके पन्ने पलट रहा है। सामने एक डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर: मिस्टर विवेक, ये केस भी बिल्कुल उसी केस की तरह है जो मेरे पास पहले आए हैं। वही बिना खून वाला शरीर और हाथ पर सड़ता हुआ काला घाव। इंस्पेक्टर विवेक को पता था कि ये सब कैसे हुआ है, पर सभ्य जगत का क्या। बहरहाल उसने अपनी तहकीकात जारी रखी। श्रुति का बयान दर्ज किया गया। विशाल तब तक जयपुर के लिए निकल चुका था। उसका बयान लेने के लिए विवेक भी उसके पीछे जयपुर गया। समीर और श्रुति लखनऊ प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि वाकाटकी तांत्रिकों का दार्जिलिंग में एक पुराना मठ है। ट्रेन की यात्रा में उन्हें दार्जिलिंग पहुंचने में 1 दिन से ज़्यादा लगने वाला था। कुछ ही देर में वे ट्रेन में बैठकर चल पड़े। श्रुति कुछ सोच रही थी। वो काफ़ी देर से चुपचाप बैठी विचारों के साथ खेल रही थी। समीर ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो श्रुति? यही कि शिखा को मारने के बाद उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं भी तो वहीं थी। समीर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके मन में सिर्फ पछतावा बचा था। आज एक गलती की वजह से 2 सबसे अच्छे दोस्त उसके साथ नहीं हैं। वो उदास स्वर में बोला, पता है श्रुति, मैं खुद को अपनी गलती के लिए कोसता हूँ। ना मैं तुम्हें राजगढ़ ले जाकर मुसीबत में डालता और ना नेहा। समीर का गला भराया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है समीर, हम में से किसी की गलती नहीं है। ये तो होना ही था। दार्जिलिंग पहुँचने में उन्हें 1 दिन लगा। वे शाम को वहाँ पहुँचे थे। एक अच्छे से होटल में रात बसर करने के लिए दोनों रुक गए। अगली सुबह दोनों मठ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें उत्तर की दिशा की ओर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। मठ उसी पहाड़ी पर था। समीर और श्रुति दोनों में से किसी ने भी कभी चढ़ाई नहीं की थी। चढ़ते चढ़ते उनके हाथ पैरों में दर्द होने लगा। किसी तरह हाँफते हाँफते वे पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे। समीर श्रुति से पहले चढ़ गया। श्रुति को चढ़ने में समय लगा। आखिरकार वो भी चोटी तक आ पहुँची। श्रुति, लगता है हमारी मेहनत बेकार गई। समीर हाथ बांधे निराश खड़ा था। श्रुति ने सामने की ओर देखा। अब उसे भी अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। सामने किसी पुराने मठ के खंडहर थे। कभी किसी समय इंसानों का बसेरा रहा यह धार्मिक स्थल खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी हुई दीवारों के बीच में लंबी लंबी घास उगी थी। हवा साए साए करके भग्नावशेषों के बीच से बह रही थी। अब क्या करें? श्रुति ने समीर की ओर देखा। करना क्या है? नीचे उतरते हैं और आगे का सोचेंगे। दोनों नीचे उतरने के लिए मुड़े। तभी श्रुति को पीछे खटपट सुनाई दी। उसने अपनी गर्दन घुमाई। समीर, वो कौन है? समीर पलटा। टूटी हुई दीवार के पीछे किसी का सिर नजर आ रहा था। ये कौन है वहाँ? समीर ने जोर से आवाज़ लगाई। पीछे से एक नौजवान लड़का निकल कर आया। उन्हें आश्चर्य हुआ। लड़के ने उन्हें बताया कि वो यहीं का रहने वाला है। कभी कभार इन खंडहरों में आ जाया करता है। उन दोनों अजनबियों को देखकर वो डर गया था, इसलिए पीछे छिपा। समीर ने वाकाटकी तांत्रिकों के बारे में उससे पूछा। पहले यहाँ बहुत बाबा लोग रहता था, फिर एक दिन सब यहाँ से चला गया। अब कहाँ रहते हैं वो लोग? वो सभी अब सिक्किम चला गया है। तुकला घाटी में रहता है वो लोग। समीर और श्रुति पहाड़ी से नीचे उतरे। उन्हें अब वाकाटकी तांत्रिकों का नया पता मालूम था। विशाल अपने घर जयपुर आ गया। घर क्या, उसके पुरखों की बनाई आलीशान हवेली थी, बिल्कुल किसी राजा के महल की तरह। विशाल के बड़े भाई की शादी तय हुई थी।
घर में खुशी का माहौल था। सभी खुश थे सिवाय विशाल के। वो अब शिखा को भी खो चुका था। शिखा की मौत अपने साथ उसकी मुस्कुराहटें भी ले जाती रही। विशाल की माँ ने उसे समझाया, घर में ब्याह है, अपना मन अगर ब्याह के कामों में लगावेगा तो चित्त प्रसन्न रहेगा। पर विशाल को इतनी सुध-बुध कहाँ। वो सारा दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। रात में हवेली रोशनी से नहा रही थी। मांगणियार गायक पारंपरिक गीत गा रहे थे। महिलाएं नाच गाने में व्यस्त थी। विशाल की माँ उसे आने का बोलकर आई, पर काफ़ी देर बाद भी वो नहीं आया। दूसरी बार उसने एक नौकरानी को बुलाने भेजा। विशाल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, अपने ही ख्यालों में मगन। तभी, बन्ना सा, माजी सा ने थने नीचे बुलाया है। माँ से कह दो मैं नहीं आ रहा। काफ़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। विशाल ने सोचा कि नौकरानी चली गई। अचानक पीछे से आवाज़ आई, बड़ा दुख होता है ना, जिससे आप प्रेम करें वो आपसे दूर हो जाए, रह जाए तो ये खालीपन जो जीने के लिए काफ़ी नहीं। विशाल की छाती में दर्द उठा। न जाने क्यों उसे डर लगा। कमरे में ठंडक पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। वो तड़क कर पीछे मुड़ा। उसका खून जमने लगा। हाथ पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। वो ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। सामने औरत के लिबास में उसी योगिनी का साया खड़ा था। 4 हाथों वाला साया, जिसके इतने लंबे नाखून थे कि इंसान को पूरा चीर के रख दे। इंस्पेक्टर विवेक उसी समय विशाल के घर पहुंचा था। किसी पुलिस वाले को बेवक्त आया देखकर सभी परेशान हो गए। नाच गाना बंद हो गया। विशाल कहाँ है? जी वो तो ऊपर के कमरे में। विशाल की माँ कुछ बोलती उससे पहले ऊपर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। विवेक देर न करते हुए ऊपर भागा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। विशाल, तुम ठीक तो हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। विवेक ने दरवाजे पर लात मारी। 1-2 दाव के बाद ही दरवाजे की सिटकनी उखड़ गई। विवेक अंदर भागा, लेकिन बालकनी में पड़ी विशाल की लाश देखकर उसके पैर ठिठक गए। समीर बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अचानक ही श्रुति की चीख सुनकर वो उठ गया। जल्दी से श्रुति के पास जाकर उसने देखा कि वो बुरी तरह से रो रही है। चेहरा पसीने पसीने हो चुका है। श्रुति, क्या हुआ? समीर घबरा गया। समीर, विशाल अब नहीं रहा। वो दोबारा रोने लगी। श्रुति की बात सुन के समीर को जैसे गहरा धक्का लगा। उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब हम देर नहीं कर सकते श्रुति, कल सुबह होते ही हम तुकला घाटी के लिए निकल जाएंगे। श्रुति और समीर तुकला घाटी में पहुंच चुके थे। उन्हें यहाँ आते शाम हो चली थी। सूरज बस छिपने ही वाला था। वाकाटकी तांत्रिकों का मठ घाटी के ऊपरी छोर पर बना था। धीरे धीरे वे लोग ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें चढ़ते हुए कुछ समय ही हुआ था कि आसमान में काले बादल उमड़ आए। कुछ ही देर में पूरी घाटी अंधेरी चादर से ढक गई। उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। टॉर्च की रोशनी के सहारे किसी तरह गिरते पड़ते हुए वे ऊपर चढ़ रहे थे। भयंकर गर्जना के साथ अब बिजली भी चमक उठी। तूफानी हवाओं ने मानो पूरी घाटी को नेस्त नाबूद करने का ठान लिया था। बस एक बारिश की कमी थी। कुछ क्षण बाद हल्की बौछार ने वो कमी भी पूरी कर दी। चढ़ते रहो, किसी भी हालत में हमें रुकना नहीं है। पर बारिश मानो उनकी चढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने ही आई थी। हल्की फुहारें भयंकर मूसलाधार बारिश बन गई। उनसे अब बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जा रहा था। समीर ने चारों तरफ नजरें घुमाई। चमकती बिजली की रोशनी में उसे सामने कुछ दिखा। उसने हाथ से इशारा किया। वहाँ शायद एक कॉटेज है। कुछ देर उसमें ठहरकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। श्रुति भी यही चाहती थी। दोनों बड़ी मुश्किल से कॉटेज तक पहुँचे। कॉटेज अंदर से बेहद गर्म था। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। समीर ने टॉर्च से कॉटेज को अच्छी तरह परखा। एक हंसी और एक कुल्हाड़ी के अलावा पूरा कॉटेज खाली था। श्रुति ठंड से थरथराती हुई ज़मीन पर बैठ गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक श्रुति ने कांपना बंद कर दिया। उसके हाथों पैरों से कटकट की आवाज़ आने लगी, जैसे उसका शरीर अकड़ रहा हो। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तुरंत ही उसकी आंखें हरी होकर चमक उठी। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। श्रुति, तुम ठीक हो? श्रुति। श्रुति को दिखा जैसे वो उसी घाटी में खड़ी है और बारिश में बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ रही है। दूसरे ही पल वो होश में आ गई। समीर, वो
वो यहीं आ रही है, श्रुति घबराए हुए स्वर में बोली। कौन? वो योगिनी। समीर भी घबरा उठा। उसने कॉटेज की खिड़की से बाहर झाँका। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसे मठ दिखा। हाँ, टीले के शिखर पर वो भवन सिर उठाए खड़ा था। वो श्रुति को एक खुशखबरी देने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल रुक गया। उसकी हंसी गायब हो गई। उसने कुछ सोचा, फिर कोने में पड़ी उस कुल्हाड़ी की तरफ देखा। श्रुति, यहाँ आओ। श्रुति खड़ी होकर उसके पास गई। वो देखो। क्या वो? हाँ, वही मठ है। हम कामयाब रहे। श्रुति का मन कुलांचे भरने लगा। समीर कुछ गंभीर होकर बोला, श्रुति, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और श्रुति के हाथ में देते हुए कहा, जितनी तेजी से हो सके यहाँ से मठ की तरफ भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। श्रुति की आवाज़ बैठ गई। मेरी बात मानो श्रुति, ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था और अब मैं ही इसे ख़त्म करूँगा। पर समीर, तुम्हें मेरी कसम, अब जाओ यहाँ से जल्दी। श्रुति बेचारी कुछ न कर सकी। एक कुल्हाड़ी और एक टॉर्च लेकर वो मठ की तरफ रोते हुए भागी। बारिश में कुछ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। समीर ने हंसिया हाथ में उठा लिया और कॉटेज के दरवाजे का रुख करके खड़ा हो गया। उसके दिमाग में नेहा की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी। वो भी मुस्कुरा उठा। अचानक झटके के साथ दरवाज़ा खुला। सामने कुछ बहुत ही भयंकर खड़ा था। आजा शैतान, तेरी कहानी खत्म। समीर चिल्लाते हुए हंसी के साथ उस पर टूट पड़ा। श्रुति किसी तरह भाग रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज़ में फंसा और वो औंधे मुंह गिर पड़ी। उसका मोटा फ्रेम वाला चश्मा छिटक कर दूर जा गिरा। वो किसी तरह उठी और टॉर्च की मदद से चश्मा ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की खनकती सी हंसी सुनाई दी। उसने जल्दी से चश्मा वापस पहना और पीछे देखा। बारिश में जहाँ तक टॉर्च की रोशनी जा सकती थी, उसे कुछ नहीं दिखा। उसने कुल्हाड़ी को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ती इससे पहले कोई चीज़ उस पर झपटी। श्रुति ने भी देर न करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। अगले ही पल वो चीज़ गायब हो गई। क्या था वो? क्या वो उसी योगिनी का शापित साया था? क्या कुल्हाड़ी के वार ने उसे घायल किया होगा? अभी कुछ भी सोचने का समय नहीं। वो पहले दौड़कर मठ में घुस जाए तो उसकी मुसीबत टले। किसी तरह लड़खड़ाती वो टीले पर चढ़ती गई। उसे फिर से हंसी सुनी। वो दोबारा पीछे मुड़ी। इस बार उसने साफ साफ देखा डरावनी शक्ल के उस साये को, जिसके सिर पर उसकी कुल्हाड़ी का घाव था। उसने दोबारा वार किया। साया फिर से अंधेरे में गुम हो गया। वो अपनी पूरी शक्ति से भागी। उसे मठ का मुख्य दरवाज़ा दिखा। किसी तरह आखिरकार उसने मठ में प्रवेश किया। शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण एक कदम चलने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। मठ के भीतरी हिस्से में पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तभी रुद्राक्ष पहने एक बूढ़ा मठ से बाहर निकला। तूफानी हवाएं चलना बंद हुई। सूरज उगा। चारों तरफ खिली खिली धूप फैल गई। बरसात की बूंदें पौधों की पत्तियों से सरक कर नीचे गिर रही थी। श्रुति होश में आई। उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। खिड़की से धूप छन कर आ रही थी। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। वो दोबारा लेट गई। उसी समय कमरे में एक आदमी आया। सफ़ेद दाढ़ी, मूछ और गले में रुद्राक्ष पहने वो आदमी कोई तांत्रिक लग रहा था। अब तुम सुरक्षित हो, उसके गले से मीठी आवाज़ निकली। श्रुति निश्चिंत हो गई। मेरे दोस्त का क्या? विधाता के आगे किसी का बस नहीं चलता बेटी। श्रुति की आंखों में नमी उतर आई। कुछ दिन बीते। मठ में रहने वाले लोगों के सेवा भाव का परिणाम था कि श्रुति कुछ ही दिनों में भली चंगी हो गई। उसने घर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। जितने दिन श्रुति मठ में रही, ना तो उसे किसी ने यहाँ आने का कारण पूछा और ना ही उसने किसी को बताया। लेकिन एक दिन वो मठ के उन बूढ़े मठाधीश के पास गई। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मठाधीश को उसके मन की कश्मकश का पता था। योगिनी के बारे में जानना चाहती हो? हाँ बाबा, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मठाधीश ने बोलना शुरू किया। तो सुनो, हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। उसी तरह योगिनी के भी दो पहलू हैं। अच्छा पहलू जिसमें वो एक दयालु और कोमल हृदय वाली यामिनी, और दूसरा बुरा पहलू
जो उसने अपने कुकर्मों से अर्जित किया है। हमारे गुरु वाकाटक ने जो श्राप उसे दिया था उसी का फल वो भोग रही है। तुम्हारे दोस्तों की मौत भी योगिनी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस श्राप की वजह से हुई जिसने उसे कठपुतली बना रखा है। वो जिसका भी खून पीती है उसका रूप ले सकती है, इसलिए नेहा को मारने के लिए उसने रमा का रूप लिया था। पांचों दोस्तों में अकेली तुम ही थी जिसने योगिनी की उस मूर्ति को नहीं छुआ, इसलिए तुम्हें श्राप जकड़ नहीं पाया और तुम बच गई। मेरी आंखों में हर समय दिखने वाले उन सपनों का क्या? आखिर मुझे वो क्यों दिखाई देते हैं? मठाधीश आंखें बंद करके बोले, अपने अतीत को याद करो। उस रात को याद करो जब तुम राजगढ़ के जंगलों में उस तहखाने में गई थी जहाँ योगिनी को कैद किया गया था। उसी रात जब वो आज़ाद हुई तब तुम झटके के साथ उठी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जब योगिनी आज़ाद हुई तो उसकी आत्मा का एक अंश तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ गया। इसलिए कभी कभी योगिनी जो देखती है, महसूस करती है, तुम्हें भी दिखाई देता है, पर हर वक्त नहीं। ये इस प्रकार से है कि रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल को कभी रेडियो पकड़ पाता है और कभी नहीं। लेकिन उस रात उसने मुझे मारने की कोशिश की। मठाधीश ने मुस्कुराकर कहा, उसका तुम्हें मारने या चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस तुम्हें इस मठ में आने से रोकना चाहती थी, क्योंकि तुम अकेली ऐसी लड़की हो जो उसे वश में कर सकती है। क्या? श्रुति भौचक्की रह गई। हाँ, शिखा की मौत के दिन जब तुम उसके घर पहुंची तो योगिनी वहीं थी। उसने तुम्हारे कान के पास बनाए निशान देखा। ये निशान दिखाता है कि तुम में उस पर काबू पाने का सामर्थ्य है। श्रुति उठ खड़ी हुई और दीवार पर टंगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा घुमाया और कान के पास बने निशान पर हाथ फिराया। मठाधीश दोबारा बोले, योगिनी के साए में छुपी यामिनी पश्चाताप की आग में जल रही है। वो आज़ाद होना चाहती है, पर उसका बुरा रूप उस पर हावी है। तो क्या तुम उसे इन सब से मुक्ति दिलवाओगी? क्या तुम रोकोगी सदियों से चल रहे इस रक्तपात को? श्रुति मठाधीश की तरफ मुड़ी। हाँ बाबा, मैं ये ज़रूर करूँगी। मठाधीश खुश हो गए। उसी दिन से श्रुति की योग तंत्र शिक्षा शुरू हुई। काफ़ी दिनों बाद आखिर वो दिन भी आ ही गया। शाम का समय था। श्रुति मठ से बाहर निकली। उसके माथे पर एक लंबा सा काला टीका था। मठ के बाकी लोग दरवाजे पर खड़े उसे देख रहे थे। श्रुति कुछ दूर जाकर घास के बीच में पालथी मारकर बैठ गई। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथों से एक तंत्र मुद्रा बनाई और मंत्र पढ़ने लगी। उसे मंत्र पढ़ते काफ़ी समय हो गया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। अचानक गुर्राहट की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुली। उसके ठीक सामने 4 हाथ और 3 सिर वाला जीव खड़ा था। इंसान और राक्षस का मेल, योगिनी का वो साया ढलती शाम में बड़ा ही डरावना लग रहा था। श्रुति हल्की सी मुस्कुराई। उसने धप से ज़मीन पर अपना हाथ मारा। अगले ही पल हरी आग की लपटों के घेरे ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। योगिनी अब उस घेरे से बाहर नहीं जा सकती थी। वो गुस्से में ज़ोर से गुर्राई। श्रुति ने मंत्रों की सहायता से अपने दोनों हाथों के बीच हरी आग का एक धधकता गोला बनाया और उसे योगिनी की तरफ फेंका। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रुति ने हार नहीं मानी। उसने बार बार मंत्रों से आग के गोले बनाए और योगिनी की तरफ फेंके, पर योगिनी उन सब से बच निकली। श्रुति थोड़ी परेशान हो गई। योगिनी उस पर भारी पड़ रही थी। मठ के बाकी लोगों ने मठाधीश की ओर देखा। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। सभी लोग मठ से बाहर निकल आए और हाथों से तंत्र मुद्रा बनाई और मंत्र पढ़ने लगे। उनमें मठाधीश भी शामिल थे। मंत्रों के प्रभाव से योगिनी कमज़ोर पड़ने लगी। आखिरी बार श्रुति ने अपनी पूरी शक्ति से बहुत ही विशाल गोला बनाया और चिल्लाते हुए योगिनी पर फेंका। 4 महीने बाद रात के 10 बजे लखनऊ शहर की एक सड़क पर स्कूटी दौड़ते हुए जा रही थी। आमतौर पर वो सड़क कभी इतनी सुनसान नहीं रहती, पर आज इक्के दुक्के वाहन नजर आ रहे थे। स्कूटी पर हेलमेट लगाए बैठी लड़की आराम से चली जा रही थी कि अचानक उसे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो गाड़ी को जगह देने के लिए थोड़ा किनारे हो गई, पर उस गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता ही गया। लड़की ने साइड मिरर से देखा। खुली जीप में शराब पीकर
धूत हुए कुछ दबंग लड़के थे। लड़की को परेशान करने के लिए ही वे बार बार हॉर्न बजा रहे थे। कुछ ही दूरी पर वो सड़क एक सुरंग में समा रही थी। उन बदमाशों ने हॉर्न बजाना जारी रखा। लड़की सुरंग में घुस गई। बदमाश उसके पीछे थे। बार बार वे सीटी बजाते और हंसते। सुरंग बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। आखिरकार लड़की ने तंग आकर स्कूटी रोकी। बदमाशों ने भी अपनी जीप रोक ली। लड़की ने अपना हेलमेट उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। बदमाशों की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने गाड़ी की फ्लैशलाइट श्रुति पर मारी। श्रुति ने हाथों से अपनी आंखें ढकने की कोशिश की। बदमाश हंस रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी हंसी गायब हो गई। उन सब की आंखें फैल गई। वे बुरी तरह डर चुके थे। लड़की के पीछे उससे लगभग दोगुना बड़ा एक साया खड़ा था। श्रुति मुस्कुरा उठी और इस तरह से श्रुति ने योगिनी को अपने अंदर संभाल लिया और उसे कंट्रोल करते हुए उसके साथ ज़िंदगी बिताने लगी। ये था इस कहानी का आखिरी भाग। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। जय श्री राम।